Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter वर्क एनर्जी एंड पावर। और आज बेटा हम लोग यहाँ पर सर्कुलर मोशन वाले हिस्से में बात कर रहे हैं। और सर्कुलर मोशन में आज जो हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ में अपने लेक्चर की शुरुआत करेंगे। न्यूमेरिकल्स का नाम सुनते ही बहुत से बच्चों के चेहरे पे खुशी आ गई होगी कि चलो कुछ तो न्यूमेरिकल अभी करने को फिर से मिलेगा। काफी दिन हो गए, पहले भी बहुत कुछ थियरी पढ़ लिए हम लोग, अभी हम लोग कुछ न्यूमेरिकल की साइड में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो न्यूमेरिकल की शुरुआत कैसे करते हैं। एक न्यूमेरिकल है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखो साथ में लिखते जा रहा हूं तो आप भी साथ में लिखिए। अ पार्टिकल इज मूविंग, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 meter at an instant its speed is 6 meter per second and it is increasing at the rate of 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और सवाल है फाइंड एक्सेलरेशन। अब देखो ये सवाल सुनने के बाद में कई लोग है ना यहाँ पर हो गए कंफ्यूज। ठीक है, चलो ऑप्शन दे दूं क्या? मैंने कुछ एक्सेलरेशन को ज्यादा दे दिया क्या? एक काम करता हूँ, देखो 12 नहीं लेता हूं मैं, 12 की जगह मैं क्या लूं? देखो मैंने रेडियस दे रखी है यहाँ पर 12 मीटर, स्पीड 6 दे रखी है। सो हम लोग कुछ तो भी छोटा सा डेटा ले लेते हैं। एक काम करते हैं 4 लेते हैं। ठीक है, चलो और मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 ऑप्शन दे दिए, 3 4 5 7। जनरली आप जानते मैं ऑप्शन नहीं देता हूं, लेकिन आज दे दिए हैं। चलो आप भी क्या याद रखोगे, चलो फटाफट से करो इस सवाल को। कैसे करना है अब देखो, कई लोगों ने क्या, कई लोग करेंगे, कई लोग देखेंगे अरे इस सवाल में तो ऑलरेडी एक्सेलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सॉल्व कहां ही करना है। फाइंड एक्सेलरेशन लिखा है, एक्सेलरेशन यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सॉल्व करने की जरूरत ही कहां है सर, सीधा तो आंसर दे रखा है। लेकिन यहां पर बेटा थोड़ा सा अपनी बुद्धि को जागृत रखिए, सोना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग को चौकन्ना रखिए। सवाल किसका है? सर्कुलर मोशन का। अब देखो बेसिकली क्या है ना, अभी हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं तो यही सवाल आपको थोड़ा सा आसान लग रहा होगा। ठीक है, लेकिन वैसे भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं सवाल, लेकिन क्या है ना, कॉन्सेप्ट को पकड़ना इंपॉर्टेंट। देखो जब भी सर्कल की जब बात होती है और यहां पर सिर्फ लिखा हुआ है फाइंड एक्सेलरेशन, तो आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, वो ये है कि भैया सर्कुलर मोशन के अंदर में आपको एक होता है AC, एक होता है AT और एक होता है A नेट। भाई 3 एक्सेलरेशन होते हैं, एक सेंट्रिपिटल, एक टेंजेंशियल और एक नेट एक्सेलरेशन। अब जाहिर सी बात है कि उसने एक्सेलरेशन पूछा है तो वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा और ये जो दिया है फिर वो कौन सा है, ये सवाल हमारे मन में आना चाहिए। तो बस यहां पर आप समझ जाइए दैट इज द एक्सेलरेशन जो गिवन है। देखो क्या बोला है सवाल के अंदर, लैंग्वेज को पढ़ के ही आपको समझ में आएगा। वो ये है कि देखो एक पार्टिकल है जो सर्कल पर चल रहा है, सर्कल की रेडियस दे रखी है और उस किसी इंस्टेंट पे उसकी स्पीड दे रखी है। ये क्यों दिया होगा? रेडियस और इंस्टेंटेनियस स्पीड से आप क्या निकाल सकते हैं? तो बेटा यहां से आप निकाल सकते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला होता है v²/r। तो 6 × 6 डिवाइडेड बाई 12, तो आंसर आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? v²/r। अच्छा दूसरा देखो यहां पे लिखा है इट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या इंक्रीज की बात कर रहा है? तो बेटा ये स्पीड की बात कर रहा है कि स्पीड इंक्रीज हो रही है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट पर। इसका सिंपल मतलब ये है कि ये इसने दिया है AT और ये दे दिया है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अब आपसे पूछ रहा है क्या? एक्सेलरेशन। इसका भी सिंपल मतलब है कि वो आपसे पूछ रहा है नेट एक्सेलरेशन। और नेट एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा? AC का स्क्वायर प्लस का AT का स्क्वायर। यहां पर सॉल्व कर लीजिए, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है आपका इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर। बोलो सब लोगों को ये सवाल समझ में आया है या नहीं आया है? कितने
स्टूडेंट ऐसे रहे हैं जिनका ये सवाल का आंसर करेक्ट आ गया था पहले अटेम्प्ट में ही, मतलब उन्होंने जैसे मैं सवाल लिख के हट गया था तो उन्होंने स्क्रीन को पॉज करके सवाल को सॉल्व करना खुद से शुरू किया था, और खुद से शुरू करने के पश्चात वो इस सवाल को कर पाए थे। कितने लोग ऐसे हैं जितने, अब देखो ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट सवाल है नहीं, ऐसे लेवल के सवाल आपको मेडिकल में एंट्रेंस में आराम से देखने को मिल सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही सवाल पूछा जाएगा, लैंग्वेज हो सकती है कि यही सवाल, अब देखो ये तो आपके हार्ड वर्क पे डिपेंड करता है, आपके नसीब पर निर्भर करता है। अब देखो कई लोग बोलेंगे सर नसीब की बात, तो बेटा नसीब भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो हार्ड वर्क करते हैं। ऐसे नहीं कि हर किसी का एरे गहरे नत्थू गहरे का नसीब साथ देने लग जाएगा, वो तो एकदम चमत्कार वाली बात हो गई। और हम लोग चमत्कार में नहीं विश्वास करते, हम लोग कर्म करने में विश्वास रखते हैं। हम लोग जानते हैं कि बेटा कठिन परिश्रम से ही सफलता को हासिल किया जा सकता है, हम लोग इसी बात में विश्वास रखते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि भैया आप लोगों ने इस सवाल को सही कर लिया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, फटाफट से क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस r is given as v बराबर kt स्क्वायर। ठीक है, v बराबर क्या दे दिया, kt स्क्वायर आपको ऐसे यहां पर दे दिया है। अब यहां पर सवाल उठ रहा होगा सर ये k क्या है, तो भैया हम लोग लिख देते हैं यहां पर k क्या है, एक कांस्टेंट है, k इज अ कांस्टेंट। अब मैं यहां पे 2 लिख दूं, 3 लिख दूं, जो 4 लिख दूं, 5 लिख दूं, कुछ भी नंबर लिख दूं, मैंने इन जनरल सेंस में ले लिया क्योंकि हम लोग यहां पर लेक्चर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब यहां पर आपसे पूछा गया सवाल वही है, फाइंड एक्सेलरेशन। अगेन फिर से वही सवाल उठ गया। अब देखो अब मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, मैंने फाइंड एक्सेलरेशन करके छोड़ दिया है। इसका सिंपल सा मतलब आप निकाल लीजिए कि आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी निकालना है, रेडियल एक्सेलरेशन भी निकालना है और नेट एक्सेलरेशन भी निकालना है। मतलब एक सवाल नहीं, 3 in 1 करवा रहा हूं मैं अभी आपको। क्या करवा रहा हूं, 3 in 1, 3 सवाल एक ही साथ। बोलो करेंगे, सब लोग करेंगे साथ में। चलो तो एक काम कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके फटाफट अपने सवाल को सॉल्व कर लीजिए और आंसर को मैच करने की कोशिश करते हैं। अब एक बात समझ लीजिए दिमाग के अंदर में कि जब कभी भी आपको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करनी है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करनी है, तो आपके दिमाग में एक ही बात आनी चाहिए कि AC बराबर v स्क्वायर अपॉन r। तो यहां से आपके पास में आ जाएगा kt स्क्वायर द होल स्क्वायर अपॉन r। तो बेटा ये आएगा k स्क्वायर टी टू द पावर 4 अपॉन r। खत्म, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है, कुछ नहीं कर सकते आप इसमें, यही आंसर है, खत्म। अरे कुछ है ही नहीं ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का यही फॉर्मूला है, आपने अप्लाई कर लिया। अब दूसरा पॉइंट आता है, वो आता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को कैसे लेंगे, तो बेटा देखो याद करिए अभी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हुआ करता था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आपके पार्टिकल को स्पीड प्रोवाइड करने का काम करता है, और जब आपका पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तब आपके पास में वहां पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है। बराबर है, यस और नो। सो हम लोग कह सकते हैं कि भैया फिर तो इसका मतलब हो जाएगा कि AT बराबर आएगा dv बाई dt। तो यहां से आप लिखेंगे d बाई dt ऑफ kt स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर AT का आंसर आएगा 2kt। अरे क्लियर है, AC मिल गया, AT मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए A नेट। तो A नेट का मतलब आएगा अंडर द रूट ऑफ k स्क्वायर टी टू द पावर 4 अपॉन r पूरे का स्क्वायर प्लस का 2kt और इसका स्क्वायर। ये आपके पास में फाइनल रिजल्ट यहां पर आ जाएगा। ठीक है, कर लोगे क्या। अब यहां पर यदि कोई और सवाल पूछना चाहे तो भैया ये पूछ सकता है कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है एक्सेट्रा, ऐसे टाइप का सवाल यहां पर पूछा जा सकता है। अब देखो ये क्या है, इट इज जस्ट ये वाला जो पोर्शन है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्या ये आपका काइनेमेटिक्स का रिवीजन है। यस बेटा ये काइनेमेटिक्स का रिवीजन है, नथिंग एल्स, कुछ नया नहीं करवाया भैया। A बराबर dv बाई dt काइनेमेटिक्स में सीख के आए, उसी का प्रयोग कर रहे हैं सर जी। इसका मतलब तो ये है कि फिर तो यहां पर वैसे भी रिलेशन आ सकते हैं, VS का रिलेशन दे दिया और फिर हमसे एक्सेलरेशन वगैरह पूछ लिया। पूछ सकता है क्या, बिल्कुल पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता बताओ, कोई मना किया है क्या। तो मैं बोला बिल्कुल मना तो नहीं किया है। तो एक काम करते हैं, चलो ऐसा ही एक और सवाल करते हैं। क्या आप तैयार हैं अगले सवाल के लिए, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। कि मैं अकेला ही बोले जा रहा हूं,
सर कर लो ना, आप ही कर लो, क्या दिक्कत है, आप तो सवाल लिखो, सॉल्व करो, हम अपने कॉपी में उतार लेंगे, सो टेंशन ही नहीं रहेगी, ठीक है। तो यहां पर जरा सवाल की लैंग्वेज पर फोकस कीजिएगा। मतलब यहां पर होता क्या है, क्वेश्चन है अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कल such that its velocity depends on the distance covered by particle as v बराबर k रूट s। v बराबर मैंने क्या दे दिया है यहां पर, k रूट s दे दिया है। इस बात को यहां पर समझ जाइए। और मैंने यहां पे सर्कल की रेडियस नहीं देना, पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कल, एक काम करो यहां पर रेडियस भी ले लो, ऑफ रेडियस r, नहीं तो इसके बिना सवाल कैसे होगा। v बराबर k रूट s बराबर है, मैंने क्या बोला, a particle moves on a circle of radius r such that its velocity depends on the distance covered by the particle as v बराबर k रूट s। और फिर से वही पॉइंट कि भैया where k is what a constant, k is what a constant। अब देखो मेरे सवाल को, मैं देखो सवाल की लैंग्वेज को थोड़ा सा क्या कर देता हूं, चेंज कर लेता हूं, और चेंज करने के पश्चात मैं यहां पर बोलता हूं कि फाइंड द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। नाउ क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। अब ये सवाल उन्हीं बच्चों से होगा जिन लोगों के कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से मस्त वाले क्लियर हैं, बराबर है, जिन्होंने सर्फ एक्सल से धोए हैं कॉन्सेप्ट, बराबर है। चलो फटाफट देखो, फाइंड एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। सर कहना क्या चाहते हो, ऐसा तो कुछ आपने पढ़ाया ही नहीं है अभी तक, ये एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कहां से आ गया, आपने तो पढ़ाया ही नहीं है। तो अब मैं आपको बोलूंगा, देखो पढ़ाया तो है, बस आप उसको कैप्चर करने की कोशिश कीजिए। वो कैसे करेंगे सर जी, अब देखो ये आपका एक पार्टिकल सर्कल पे चल रहा है जब ये सर्कल पे चल रहा होगा तो ये इसका सेंटर मान लीजिए और ये इसकी रेडियस को r मान लीजिए, ठीक है। अब किसी भी इंस्टेंट पर मान के चलो यहां पर यदि आप बात करते हो तो क्या दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यस, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एज वेल, या इधर भी हो सकती है इधर भी हो सकती है। नाउ इस इंस्टेंट पर यदि मैं बात करता हूं तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कौन सा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और ये आ जाएगी डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन, बराबर है। अब यदि मैं सवाल में आपसे पूछता सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में, तो आप सीधा 90 बोल देते थे। एग्जामिनर तो बेवकूफ है नहीं कि वो ऐसा सवाल देगा, हालांकि दे सकता है, ऐसा नहीं एग्जामिनर बेवकूफ बोल दिया मैंने, गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। या फिर बोल सकता है वेलोसिटी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में क्या एंगल होगा, तो या तो 0 होगा या 180 होगा। यदि इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो 0 डिग्री, और डिक्रीज हो रही है तो 180 डिग्री। दो ये सवाल हो गए मेरे यहाँ पर, दो सवाल और बता दिए बेटा मैंने यहाँ पर इसी के साथ में। अब मैं अगला सवाल जो मैंने इस सवाल में पूछा है वो है फाइंड द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, मतलब आपको ये वाला एंगल निकालना है। अरे सर ये तो आप ऐसे बोल रहे हो ना, ये तो सिंपल है ना, ये तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, थीटा बराबर tan इनवर्स ऑफ AC अपॉन AT, यही तो है ये y अपॉन x। बिल्कुल सही पकड़े हो, जिन्होंने भी पकड़ा है बिल्कुल सही पकड़ा है, AC अपॉन AT निकालना है, थीटा बराबर tan इनवर्स AC अपॉन AT निकालना है। तो सर इतनी घुमा के काहे को दिया, यदि घुमा के नहीं दोगे, यदि क्वेश्चन को घुमाएगा नहीं तो फिर आपके कॉन्सेप्ट कैसे डेवलप होंगे कि अच्छा क्या क्या चीजें एक ही चीज में पूछी जा सकती है। तो बेटा ये चीजें पूछी जा सकती हैं। अच्छा एक और सवाल पूछा जा सकता है कि ये वाला एंगल तो हम लोग निकाल लेते हैं जनरली, हो सकता है एग्जामिनर पूछ ले आपसे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन के बीच का एंगल, तो भैया जो एंगल आएगा उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब सवाल करना है। अब देखो आपके पास में AC और AT दो चीजें निकालनी है, तो AC कैसे निकालोगे, तो AC तो आ जाएगा सर जी v स्क्वायर बाई आर। AC कितना आ जाएगा, v स्क्वायर बाई आर, और v है आपके पास में k रूट s अपॉन r, तो k रूट s का स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा k स्क्वायर s बाई आर। क्या ये बात समझ में आ गई, अरे बोलो क्या ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सर जी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालें? तो वो तो हम जानते हैं dv/dt होता है, लेकिन ये तो यहाँ पे काम ही नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस का फंडा है, यहाँ पर किसका फंडा है? डिस्टेंस का फंडा है। तो एक बात और जानते हो आप, इसे v dv/ds भी तो लिख सकते हो, यस और नो? यस। तो यही कॉन्सेप्ट यहां पर काम आएगा। तो at बराबर हो जाएगा v मतलब k√s इंटू d/ds ऑफ k√s। डिफरेंशिएट भी कीजिए, तो मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, आप चाहे तो लिख दीजिए, एक काम करो लिख देता हूं k d/ds ऑफ k√s। तो k कॉमन आ जाएगा, तो at बराबर आएगा k² इंटू √s इंटू, अब देखो ये √s का डिफरेंशिएशन कीजिए, √s का डिफरेंशिएशन करने पर कितना आएगा? ये √s है मतलब पावर आएगी आगे, तो इसका डिफरेंशिएशन करके देखिए आंसर 1/2 √s आएगा। आंसर कितना आएगा? 1/2 √s आएगा। सो यहां पर थोड़ा सा यदि मैं आगे बढ़ता हूं, देखो √s से √s कैंसिल हो जाएगा, तो at का आंसर आ जाएगा k²/2। क्लियर हो गया? ये at आ गया किधर? k²/2। ac आ गया k²s/r। तो अब आपको चाहिए थीटा, तो थीटा निकलेगा बेटा tan इनवर्स ऑफ ac। AC है आपका k²s/r और AT है आपका k²/2। नाउ जस्ट सॉल्व इट। सॉल्व करने पर देखो k² से k² कटेगा तो और 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर आएगा tan इनवर्स ऑफ 2s/r। बात समझ में आ गई? ये आंसर आ गया। अब इस सवाल के अंदर में और क्या एडिशनल पूछ सकता है? सवाल में पूछ सकता है कि देखो मतलब ये दिया ही नहीं, उसने बोला, इसने सवाल में ऐसे भी लैंग्वेज को ले जा सकता है। लिखते चलिए इन बातों को जो मैं बोल रहा हूं। डज द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल? यस। क्यों? थीटा बराबर tan इनवर्स 2s/r आ रहा है, तो s पर डिपेंड कर रहा है। डज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन रेडियस? यस, डिपेंड करता है। क्या वेलोसिटी पर डिपेंड करता है? यस कर सकता है, क्योंकि आप वेलोसिटी को ऐसे इसमें निकाल के लेके जा सकते हो। अरे लेके जा सकते हो, नहीं लेके जा सकते? बिल्कुल लेके जा सकते हो। तो उस पर भी डिपेंडेंसी है। कैसे? v बराबर k√s है, सवाल में उसने क्लियरली लिखा है v बराबर है k√s। तो यहां से देखो तो स्क्वायर करोगे तो v² बराबर k² इंटू s, तो s बराबर क्या आ जाएगा? v²/k²। लो भाई ऐसे लिख दो इसको, तो s को v²/k² लिख दोगे तो इस पे डिपेंडेंसी और आ जाएगी। मतलब ये मैं एक्स्ट्रा सोचने के लिए आपको बोल रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है कि इतना ही सोचना है या ऐसे ही करना है वैसे करना है। अच्छा सर जी इसका मतलब ये है कि जो आपने पिछला सवाल करवाया था हम लोगों को, इसमें भी तो ये सब चीजें पूछी जा सकती थी। बिल्कुल पूछा जा सकता था, बट ये है कि मैंने पहले 1-2 सवाल थोड़े से हल्के लेवल पे रखे ताकि आप पहले मोमेंटम पकड़ लें, और एक बार मोमेंटम पकड़ लेंगे तो हम लोग सवालों का लेवल थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा और अपर लेवल पे चला गया। चलो अब देखो हम लोग क्या करते हैं, एक सवाल और करते हैं यहां पर। बेसिकली क्या है, देखो हम लोग जो कर रहे हैं ना, हम लोग जो कर रहे हैं, हमारा चैप्टर चल रहा है वर्क, एनर्जी एंड पावर, और अभी तक हमने एक भी सवाल ऐसा नहीं किया है जो कि एनर्जी को रिलेट करवाए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सवाल कर लेते हैं एनर्जी से रिलेटेड। ठीक है, हम लोगों ने सवाल लिखना है। एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, बेसिकली हो कुछ नहीं रहा है, वही चीज है जो मैंने अभी सवाल लिखा है, उसी सवाल का लैंग्वेज थोड़ा सा बदल जाएगा और थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, ओके। सवाल है क्वेश्चन में, अ पार्टिकल ऑफ मास m is moving on a circle of radius r such that its kinetic energy varies as एक काम करो, कैसे लूं मैं इसको, वही सोचना पड़ जाएगा कई बार। एक काम कर लेता हूं, ks² ले लेता हूं, अपने आप आ जाएगा, वही सवाल होगा ये। काइनेटिक एनर्जी से, चलो ठीक है, सही है, काइनेटिक एनर्जी वेरीज एज, ऐसे k²s² ले लूंगे, छोड़ो क्या फर्क पड़ता है, नंबर ही तो आएगा। ks², फाइंड द, अब देखो और थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल। बोलो इस सवाल का क्या मीनिंग है, क्या सिग्निफिकेंस है सवाल से, क्या समझ रहे हैं आप लोग? फोर्स निकालना है।
अरे भैया देखो मास दे दिया और फोर्स निकालना है, तो फोर्स बराबर क्या होता है ma, मतलब आपको वही सवाल है बट इस बार क्या है, वही एक्सेलरेशन निकालना है, लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा सा और ट्विस्ट कर दिया, लैंग्वेज को थोड़ा सा और चेंज कर दिया, और अब बोला है कि अब करके दिखाओ, अब करके दिखाओ, अब करके दिखाओ। चलो करो फटाफट से। सवाल के अंदर में कुछ नहीं है, ध्यान से देखिए क्या है। सवाल के अंदर में बोला है कि काइनेटिक एनर्जी ऐसे वेरी कर रही है, तो भैया जी काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी हाफ एम वी स्क्वायर, और यही दे रखी है आपको के एस स्क्वायर। यहां से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे तो वी स्क्वायर बराबर आप पाएंगे 2k s स्क्वायर अपॉन एम, यस और नो। तो v बराबर आपको मिल जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2k अपॉन एम इंटू एस। क्या ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ s मिल गया? थोड़ी देर पहले जो हम लोगों ने सवाल किया था वो आया था k रूट s आया था, याद है? तो ऑलमोस्ट ऐसा ही हो गया, लेकिन इस बार क्या हो गया, रूट पहले लग गया और s बाद में लग गया। चलो तो अब क्या करना है आपको, अरे बोलो क्या करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालो, और वहां से नेट एक्सेलरेशन निकालो और मास से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म। चलो आगे बढ़ो फटाफट। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन r, तो यहां से देखो v स्क्वायर क्या है, तो 2k s स्क्वायर अपॉन m होल डिवाइडेड बाई r। तो बेटा यहां से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी 2k s स्क्वायर अपॉन mr, ठीक है। अगला क्या चाहिए आपको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो at, बोलो क्या आएगा, v की डिपेंडेंसी s पर है, मतलब v dv बाई ds। बोलो सेम सवाल करवा रहा हूं कि कुछ नया करवा रहा हूं? बिल्कुल भी कुछ नया नहीं है। तो at बराबर आएगा v का मतलब आप लिखोगे रूट 2k अपॉन m इंटू एस इंटू dv बाई ds, इंटू dv बाई ds मतलब d बाई ds ऑफ अंडर द रूट ऑफ 2k अपॉन m इंटू एस। क्या मैंने सही लिखा है? फटाफट से देख के बोलो क्या मैंने सही लिखा है। यस। अब देखो ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, देखो रूट 2k अपॉन एम और रूट 2k अपॉन एम, क्या ये आपके पास में 2k अपॉन एम इंटू एस बना रहा है? यस। अब d बाई डी एस ऑफ एस मतलब कितना आंसर आएगा, 1। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया 2k अपॉन एम इंटू एस। 2k अपॉन एम इंटू एस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है 2k s स्क्वायर अपॉन mr। बोलो यहां से नेट एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, फटाफट से निकालिए। तो आप लिखेंगे a नेट बराबर अंडर द रूट ऑफ ac का स्क्वायर प्लस का at का स्क्वायर, लेकिन ac अब देखो मुझे भी वैल्यू याद नहीं हुई है, 2k s स्क्वायर अपॉन mr, 2k s स्क्वायर अपॉन mr पूरे का आएगा स्क्वायर, प्लस 80 कितना आया था, 2k अपॉन m इंटू एस, 2k अपॉन m इंटू एस का होल स्क्वायर। सही है क्या? अब देखो यहां पर फटाफट से क्या कॉमन निकाला जा सकता है। देखो ये 2k अपॉन m, ये 2k अपॉन m, ये s, ये भी s, ये कॉमन निकल सकता है, तो बाहर आके बचेगा 2k अपॉन m, ये s एज इट इज, अंडर रूट के अंदर में देखिए क्या बचेगा, सोचो। यहां से तो बचेगा प्लस का 1, क्यों ये तो पूरा ही जाएगा। सर जी एक बात ध्यान रखिए, ये स्क्वायर यहां से बाहर जा रहा है, तो बाहर रूट से निकलेगा तो रूट खत्म हो जा रहा है, और यहां पर बचेगा कितना, एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। क्या यहां पर ऐसे ही बचेगा, कुछ गड़बड़ी कर रहा हूं क्या, सॉरी बेटा, आर स्क्वायर बचेगा, एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बचेगा। हालांकि मैं इस आर को भी तो बाहर निकाल सकता हूं, इसने कौन सा पाप किया है, यस निकाल लेता हूं। तो बेटा आपके पास में बच जाएगा कितना, 2ks अपॉन एम आर इंटू अंडर रूट के अंदर में देखो अब ये सॉल्व होके एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या आ गया, नेट एक्सेलरेशन। तो मुझे फटाफट से बताइए फोर्स कितना आएगा, तो आप लिखोगे फोर्स F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू 2ks अपॉन एम आर अंडर द रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, m से m कट जाएगा तो F बराबर आएगा 2ks अपॉन आर अंडर द रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो ये डेटा वेटा थोड़े से गंदे बंदे से लग सकते हैं आपको, कोई डरने की बात नहीं है, बट एक बात बताइए, क्या यदि कोई ऐसा सवाल आपके सामने आता है तो क्या उस सवाल से आप डरेंगे,
या आराम से बिना डरे उस सवाल को टैकल करेंगे, उस सवाल का सामना करेंगे और सवाल को करने की कोशिश करेंगे। आपने सुना होगा वेल बिगन इज हाफ डन। आपने जो सपना देखा है अपने मेडिकल कॉलेज का पहुंचने के लिए, तो बेटा सबसे पहली बात तो यह है कि सपने वो नहीं होते हैं जो सोते हुए देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जिन्हें जिया जाता है, जिनके लिए मेहनत करी जाती है, वो होते हैं सपने। उन्हें सपना माना जाता है, ना कि वो जो रात को सपना देखा, हाँ मैं यहां पे हूं, मैं न्यूयॉर्क घूम रहा हूं, मैं शिकागो घूम रहा हूं, मैं पेरिस घूम रहा हूं, मैं आईफल टावर के नीचे खड़ा होकर सेल्फी ले रहा हूं। दैट इज नॉट अ ड्रीम। सपना वो है जो आपने देखा है और उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि मेहनत नहीं कर रहे हो तो फिर कोई सिग्निफिकेंस नहीं बचता है उस आपके सपने का। तो मैं उम्मीद करता हूं, देखो मैंने वैसे तो 4 सवाल कराए, लेकिन हर एक सवाल के अंदर में 2-2, 3-3, 4-4 सवाल रहते हैं हमारे इनबिल्ट कि और क्या पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है, और क्या पूछ सकता है करते हुए। तो उस लिहाज से हमारे काफी सवाल आज के लेक्चर में कवर हो गए हैं। अब मैं चाहता हूं कि अब हम लोग अपने टॉपिक की ओर मूव ऑन कर जाएं, और हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो, अरे हिंदी मीडियम 2 फोर्सेस होते हैं, एक अभिकेंद्रीय बल और एक होता है अपकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल और एक अपकेंद्रीय बल। तो अब मेरे आई थिंक सो सेंट्रीपिटल का मतलब अभिकेंद्रीय बल होगा, जो सेंटर की तरफ लगता है। पहले से आइडिया देता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हिंदी में हम लोगों को भी टर्मिनोलॉजी याद नहीं रहती हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि अब डे टू डे लाइफ में यही इंग्लिश ही चलती है हमारे। तो कई बार ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश मेरी तरफ से हमेशा पूरी करता हूं कि आपको टर्मिनोलॉजी के बारे में बताता हुआ साथ में मूव ऑन करें। ठीक है, बोलो क्लियर है? चलो, तो कैसे करेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है एक तरह का फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, सेंट्रीपिटल फोर्स है रियल फोर्स। अब बेसिकली क्या है, ये टॉपिक जो हमने सेलेक्ट किया है, अभी जो हम लोगों को ये टॉपिक पढ़ना है, इस टॉपिक की एक खास बात ये है कि इस टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स को परेशानी होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो क्या करना होता है, कौन से को कंसीडर करें, कौन से को नहीं कंसीडर करें। यदि मैं सेंट्रीपिटल फोर्स मान लूं तो अंदर लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल मान लूं तो बाहर लगेगा। तो करना कैसे है सवालों को, इस बात को समझने में बहुत सारी परेशानियां होती है। बात समझ में आ रही है? यस और नो? तो अब हम लोगों को ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इसको हम लोगों को समझना, और ये सर्कुलर मोशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मतलब इसके बिना तो आप मान लीजिए कि सर्कुलर मोशन की कल्पना करना ही पॉसिबल नहीं है। अब मेनली क्या होता है कि जब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, जब हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, जब हम लोग बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मीनिंग होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मीनिंग होता है कि एक पार्टिकल है जो एक समान रफ्तार से एक सर्कल में चक्कर लगा रहा है। अब जब एक समान रफ्तार से सर्कल में चक्कर लगा रहा है, स्पीड इज कांस्टेंट, बट सिंस द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इज चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, that's why we say that velocity is not a constant but the speed is constant, because we know that if the direction of the direction of motion of the particle changes then the velocity changes but speed may remain constant। और यहां पर तो स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फंडा ही यही है। तो यहां पर यदि वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो सिंस वेलोसिटी इज चेंजिंग, इट सिंपली मींस दैट द सर्कुलर मोशन, इवन दो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑल्सो एन एक्सेलरेटेड मोशन। ये भी क्या है? एक तरह की एक्सेलरेटेड मोशन है। ये भी क्या है? एक तरह की एक्सेलरेटेड मोशन है, त्वरित गति है। बात समझ में आ रही है? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि देखो हर इंस्टेंट पे पार्टिकल की स्पीड भले ही आपकी समान रह जाए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने के कारण यहां पर क्या है कि भैया वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज हुआ मतलब आपका एक्सेलरेशन आ गया, और एक्सेलरेशन आ गया इसका मतलब क्या है? यहां पर ये जो मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, और एक्सेलरेटेड मोशन है इसका मतलब यदि यहां पर एक्सेलरेशन है, सो इट सिंपली मींस दैट देयर मस्ट बी सम फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। भाई बात समझ में आ रही है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? एफ नेट बराबर एम ए।
एफ नेट बराबर एम ए। यदि यहां पर मोशन एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेशन है, तो इसका मतलब सिंपल सा मतलब है कि यहां पर कोई ना कोई तो भी फोर्स यहां पर पार्टिकल पर होना चाहिए। अब हम लोग जब ऑब्जर्व करते तो हम लोगों ने क्या पाया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर में जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो इस पर एक ऐसा फोर्स लगता है जो सेंटर की तरफ होता है। भैया डायरेक्शन चेंज कर रहा है, सिर्फ स्पीड को तो चेंज कर ही नहीं रहा है, बराबर है कि नहीं? तो उस फोर्स को यहां पर नाम दिया गया है सेंट्रीपिटल फोर्स। उस फोर्स को क्या नाम दिया गया है? सेंट्रीपिटल फोर्स। बेसिकली वी कैन से दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ नेसेसरी फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स is necessary force required for the particle to perform circular motion। अब बेसिक सी बात है, यदि सेंट्रीपिटल फोर्स नाम दे रहे हैं तो इसको लिख देते हैं एफसीपी, सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसे लिखा जाता है मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और हम लोग जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो भैया वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर ओमेगा स्क्वायर आर, तो हम लोग लिख देते हैं एफ सी पी बराबर एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पर हो गया, ठीक है। अब बेसिकली यदि मैं बात करूं वेक्टर के फॉर्मेट में, किसके फॉर्मेट में बात करूं? वेक्टर के फॉर्मेट में बात करूं तो हम लोग जानते हैं कि यदि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लिखना है, किसको लिखना है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लिखना है, तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर लिख देने में कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम लोग यदि बात करें कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन होती है वो माइनस टाइम्स रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन होती है, मैं देखो सिर्फ डायरेक्शन में बोल रहा हूं, नहीं तो कई लोग हैं ना यहाँ पे, एक काम करना, इसको हटा देते हैं, बराबर है, प्रोपोर्शनल तो लिख दो, वहां तो कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रेडियस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन होती है। तो हम लोग यदि इसको लिखना चाहें सेंट्रीपिटल फोर्स को, तो हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं माइनस टाइम्स एम वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर कैप। ये आर कैप लगा दिया तो देखो ये आर कैप का मतलब क्या है? आर कैप क्या है? आर कैप आपका एक यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन किधर है? रेडियस वेक्टर के अलोंग। सिंस यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, तो उससे उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बात समझ में आ रही है? ऊपर देखना ये आर कैप लिखा है मैंने, यहां पर क्या लिखा है? आर कैप, और साथ में क्या लगा दिया? माइनस का साइन। बात समझ में आ रही है? क्योंकि देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रेडियस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। यस, रेडियस वेक्टर बाहर होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अंदर होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यस और नो। यदि आप इसे ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं, क्योंकि देखो यहां तो आर डिनोमिनेटर में है तो परेशानी हो जाती है, और यदि आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस का एम ओमेगा स्क्वायर और आर वेक्टर, कैसे भी लिख लीजिए। सिंस देखो यहां पर आर डिनोमिनेटर में, तो ऐसे नहीं डिनोमिनेटर में वेक्टर लगा दिया, ऐसे नहीं कर सकते ना, तो यहां पे मैग्नीट्यूड लिख देते हैं और यहां पर साथ में यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात क्लियर हुई क्या? ये एकदम बेसिक चीजें हैं। अब हम लोगों ने इतना तो पता लगा लिया कि भैया ये डायरेक्शन वायरेक्शन का खेल ऐसा कुछ होने वाला है। इसके बारे में और कुछ छोटी छोटी सी चीजें हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। वो ये है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो एक रियल फोर्स होता है जो किसी सर्कुलर मोशन में घूमते हुए पार्टिकल पर लग रहा होता है। मैंने क्या बोला कि इट इज अ रियल फोर्स। देखो ये पॉइंट काम के हैं। इट इज अ रियल फोर्स acting on particle performing circular motion। ये एकदम इंपॉर्टेंट पहला पॉइंट जो मैंने यहां पर बोला है, ये क्या है? कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर लगने वाला ये एक रियल फोर्स है। ये कैसा है? रियल फोर्स है। सर तो क्या स्यूडो फोर्स भी होता है? या स्यूडो फोर्स होता है, आप जानते हैं जब एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं। थोड़ी देर में ही आपके सामने वो सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी।
अच्छा, दूसरा है इट इज नेसेसरी फोर्स। इट इज, क्योंकि देखो ये क्या है ना, अब पहले कई बार ऐसे स्टेटमेंट बन जाते हैं तो हम लोगों को सोचना पड़ जाता है। तो इट इज नेसेसरी फोर्स, इट इज नेसेसरी फोर्स टू मेंटेन सर्कुलर मोशन। मतलब ये एक ऐसा फोर्स है जो जरूरी है, यदि ये नहीं होगा तो तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता है। क्या इसकी डायरेक्शन सब पॉइंट पर समान होती है? नहीं। तो हम लोग बोलेंगे इट्स डायरेक्शन इज डिफरेंट, इट्स डायरेक्शन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। अलग अलग बिंदुओं पर इसकी जो दिशा होती है वो अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा चुका हूं। जैसे आपने बना दिया, सर्कल बना के यहां पर लिखने की कोशिश करी, तो देखो इस जगह पर आपकी डायरेक्शन इधर, इस जगह पर 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 इधर। बात समझ में आ रही है? यस और नो? अच्छा, यहीं से आपके सामने चौथा पॉइंट और लिख सकता हूं, वो क्या है? इट एक्ट्स along the radius। देखो रेडियस के along लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, डायरेक्शन भी यहां पर पॉइंट करना जरूरी है। along the radius and directed towards center। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना बेटा। क्या ये पॉइंट याद रहेगा? यस और नो? बोलो सही बात है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात जिसे मैं अभी यहां पर लिखवा रहा हूं, इट डज नो वर्क। ये कोई कार्य नहीं करता है। सर जी क्यों कार्य नहीं करता है? तो अब आप समझदार हैं, समझदार को इशारा काफी। देखो भैया, यहां पर कोई पार्टिकल है तो इस पर लगने वाले सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन ये रही, और यदि ये पार्टिकल सर्कल में चल रहा है तो इसके जाने की डायरेक्शन ये हो गई, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट, मतलब देखो यदि यहां से डिस्प्लेसमेंट पकड़ोगे तो ये इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन आएगी। यस और नो? और फोर्स और इसके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मोशन करेगा उसका एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। सो वर्क डन बराबर आएगा 0। क्यों? क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर है? इधर ही तो है। अरे बात समझ में आ रही है? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में आपके पार्टिकल का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ऐसा हो जाने के कारण हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि, क्या क्लियरली कह सकते हैं कि, हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, इट डज नो वर्क, इट डज नो वर्क। ये कोई कार्य नहीं करता है। अब हम लोगों को इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स खत्म करते हैं फटाफट से। अब कुछ एग्जांपल्स की यदि हम लोग बात करते हैं यहां पर कि भैया जी कुछ एग्जांपल सर जी बता दीजिए कि जिससे हम लोगों को समझ में आए कि भैया कहां कहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करनी है। तो पहला एग्जांपल, मान के चलो आपके पास में एक पत्थर है, उस पत्थर को रस्सी से बांधिए और उसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाइए। आपके पास में एक पत्थर है, पत्थर को रस्सी से बांधिए और उसे हम लोग क्या करेंगे? एक सर्कल में घुमाएंगे, हॉरिजॉन्टल सर्कल में। जब आप घुमा रहे होगे तो यहां पर क्या होगा? पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर पा रहा है, यस और नो? अब ये क्यों कर पा रहा है? क्योंकि उस पत्थर से रस्सी बंधी हुई है, रस्सी का सेंटर आपकी उंगली है जहां पर आपने उसे पकड़ा हुआ है, यस और नो? तो सिंस पत्थर तो बाहर भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे रस्सी ने क्या कर रहा है? रस्सी उसे मजबूर कर रही है उस सर्कल में घुमाने के लिए। तो इस रस्सी में जो टेंशन डेवलप हुई है, इस रस्सी में जो टेंशन डेवलप हुई है, वो आपका यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का कार्य कर रही है। या मैं बोलूं, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज प्रोवाइडेड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द पार्टिकल टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन इन हॉरिजॉन्टल सर्कल। क्या ये बात पक्की से समझ में आ गई है आप लोगों को? अब यहां से आपके दिमाग में और एग्जाम्पल चलने चाहिए कि भैया और कहां कहां पर ऐसे एग्जाम्पल आपके समझ में आने चाहिए। तो मैंने बोला स्टोन tied to string and rotated in a circle, then tension in the string provides necessary centripetal
फोर्स। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलो दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। मान के चलो आपने कभी वो मौत के कुएं वाला खेल देखा है, यस और नो? तो मौत के कुएं वाला खेल देखा है तो उसमें क्या होता है, या फिर मौत के कुएं का खेल नहीं भी देखा हो तो हम लोग बोलते हैं यदि आप किसी सर्कल में कार से चक्कर लगा रहे हो तो वहां पर क्या होता है, टायर और सड़क के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। तो ये आगे आने वाला टॉपिक यहां से आपको क्लिक हो गया होगा। अगला जो टॉपिक होगा वो बैंकिंग ऑफ रोड्स होगा, तो वहां पहुंचने वाले हैं। तो हम लोग बोलेंगे व्हेन कार इज मूविंग, कार की जगह आप बोल सकते हो बाइक हो, कुछ भी हो। व्हेन कार इज मूविंग इन अ सर्कल देन फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड, फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तभी वो कार आपकी सर्कल में घूम पाएगी। यदि फ्रिक्शन कम रह गया तो मैं आगे समझाऊंगा कि कार क्या कर जाएगी, स्लिप कर जाएगी और कार रास्ते से बाहर हो जाएगी। ऐसे ही आपके पास में जो क्या बोलते हैं, जब रेल घूमती है, आपने कभी देखा होगा बड़े से ट्रैक पे घूमती है रेल, मतलब पटरियां मुड़ती है कि नहीं मुड़ती हैं? रोड की तरह थोड़ी पटरियां ऐसे कट करके मुड़ गई, नहीं ना, वो काफी ऐसे कर्वेचर पाथ में मुड़ती हैं। तो वहां पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, लेकिन ये किससे जो पहिए के, जो रेल के जो पहिए होते हैं उनका पुश होता है। पुश होता है मतलब क्या, वो पुश करते हैं एक दूसरे को, उससे आपको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है वहां पर। ऐसे ही हम लोग यदि बात करें ये जो आपका क्या बोलते हैं, धरती जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, या चंद्रमा जो है वो धरती के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो यहां पर कौन है, तो हम लोग लिख सकते हैं इन प्लैनेटरी मोशन, इन प्लैनेटरी मोशन, इन प्लैनेटरी मोशन ग्रेविटेशनल फोर्स, कौन से फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। चौथा पॉइंट, ऐसे ही आपका देखो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो वहां पर कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दैट प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मैं भी लिख सकता हूं इन एटम्स व्हेन इलेक्ट्रॉन revolves in orbits due to इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और यहां पर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दैट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सारे एग्जांपल हैं जो सेंट्रीपिटल फोर्स से रिलेटेड है। बात समझ में आई? सेंट्रीपिटल फोर्स का आइडिया क्लियर है, एकदम सिंपल है। और ये कैसा है, रियल फोर्स है। हालांकि अभी हम लोगों को इस पे सवाल करने हैं, सवालों का सिलसिला चालू होगा, डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक पॉइंट मैंने यहां पर आपको क्लियर कर दिया। ऐसे ही अब हमारे पास में अगला पॉइंट आता है जिसे बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में कुछ बातें मैं आपको पहले ही बता देता हूं। वो ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो रियल फोर्स नहीं है, ये स्यूडो फोर्स है। ये कैसा है, स्यूडो फोर्स है। अच्छा, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं। यहीं से बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होना चालू होता है। अब बेसिकली देखो क्या होता है कि जो हमारा जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, दोज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कहां पर, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही वो वैलिड है। और अभी मैं पढ़ के आया हूं कि सर्कुलर मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन है एक एक्सेलरेटेड मोशन। और यदि सर्कुलर मोशन यदि एक एक्सेलरेटेड मोशन है तो इस केस में यदि हम लोग क्या बोलते हैं, यदि यहां पर सर्कल में बैठ के यदि किसी चीजों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो फिर यहां पर हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा पाना मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एक स्यूडो फोर्स लगाते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को रिकॉल कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए। बेसिकली देखो क्या हो रहा है कि ऐसा यदि हमारे पास में कोई पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करना है तो हम ग्राउंड पे खड़े होके यदि पार्टिकल को ऑब्जर्व करते हैं तो
हम लोग कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े होकर देख रहे हैं, हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खड़े होकर देख रहे हैं। लेकिन यदि अब यहां पे अब कई लोग बोलेंगे सर धरती भी तो घूम रही है, यस घूम रही है, लेकिन फिर भी हम लोग धरती को ऑलमोस्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं, इवन दो धरती इज नॉट अ परफेक्टली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वास्तविकता में देखा जाए तो धरती नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होनी चाहिए, लेकिन सिंस हम लोग धरती पर ही रहते हैं, अब इसके अलावा जाएंगे कहां पे फिर, तो धरती को ऑलमोस्ट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया जाता है। और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही वैलिड होते हैं। यदि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड करवाना है तो हम लोगों को एक स्यूडो फोर्स लगाना होता है। क्या लगाना होता है? स्यूडो फोर्स लगाना होता है। तो उस स्यूडो फोर्स को यहां पर नाम दिया गया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इसको क्या करते हैं हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल की मदद से, ठीक है। एग्जाम्पल एकदम आसान, ठीक है, एग्जाम्पल एकदम आसान। वो क्या है कि जैसे मान के चलो आप क्या कर रहे हैं सर, देखो ये एक ऐसा रोड है, ठीक है, ये एक ऐसा रोड है, ठीक है। इस एक बहुत ही खूबसूरत सा रोड है, हसीन वादियां हैं। यहां पर आपकी एक कार है, इस कार के अंदर में आप बैठे हुए, ये 4 टायर मैंने लगा दिए, बिना 4 टायर के तो कार बनेगी नहीं। यहाँ पर आपका स्टेयरिंग वगैरह सब लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप बैठे हो, ठीक है, यहाँ पर आप बैठे हो। अब यदि ये कार यहां पर मुड़ती है, ये कार यदि इस पाथ पर चलेगी तो क्या आपने क्या अनुभव किया कि आपने अनुभव किया है कि आप बाहर की तरफ फिकाए चले जाते हो। चलो कार में नहीं अनुभव किया होगा तो बस में अनुभव करके देख लेना। आपने कभी वो हिली रीजन देखा है, जैसे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में घाटियां हैं, पहाड़ हैं बहुत ही ऊंचे ऊंचे, तो वहां पर ऐसे सर्पीले रास्ते हैं, बराबर है, तो वहां पर ऐसे टर्न्स आते हैं, बहुत ही घुमावदार मोड़ होते हैं। अच्छा सर, कई लोग बोलेंगे सर हिमाचल प्रदेश की आपको याद आ गई, आपने कभी साउथ में देखा है? हमारे यहाँ पर इतने घाट हैं, घाट बोलते हैं यहाँ पर साउथ में, मतलब कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, ये अपना पूरा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी पहाड़ी रीजन है, तो एकदम ऐसे घुमावदार मस्त रोड हैं जो काफी डेंजरस भी साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा वहां पर तो गाड़ी अमूमन स्लो चलाई जाती है, लेकिन कभी कभी आपने कभी ऐसा देखा है कि एकदम से टर्न आता है, शार्प टर्न आता है, ड्राइवर ने गाड़ी को एकदम से मोड़ दिया, तो आपका सर, यदि आप विंडो सीट पर बैठे हुए तो धड़ करके एकदम फटाक से आवाज आती है और पता चलता है कुछ देर बाद में कि आपका सर खिड़की से टकराया था। यस, ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? कभी हुआ है आपके साथ में? सर हम तो नीचे गिर गए। नीचे तब गिरे होंगे यदि आप विंडो सीट पर ना बैठे हुए, ये वाली सीट में, मतलब जैसे मान चलो ये बस है, अमूमन ऐसे होता है ना सिटिंग अरेंजमेंट, 1 2, अरे तेरी, पहले सीट बना लेता हूं, गाड़ी बाद में बना लूंगा। 1 2 3 4, लो भाई बस, ठीक है, ये बस में आप बैठे हो, ठीक है। यदि आप यहां पर ये वाली सीट पर बैठे हो और ये बस ऐसे मुड़ रही है, जो कि ये रास्ते पे ही बस है, ठीक है, तो आप यहां से नीचे गिर जाओगे, और यदि आप यहां बैठे हो तो यहां से आप खिड़की से टकरा जाओगे। यही होता है कि नहीं होता है? बराबर है। और यदि इधर मुड़ेगी तो आप इधर में बाहर की, मतलब देखो हर बार हुआ क्या कि बाहर की तरफ आप धकेले गए। तो एक बात बताइए, एक बात बताइए, क्या यहां पर बैठे हुए आपके पड़ोसी ने आपको धक्का मारा था क्या? क्या यहां पर बैठे हुए आपके पड़ोसी ने आपको धक्का मारा था? बिल्कुल नहीं, पड़ोसी थोड़ी धक्का मार रहा है आपको। सर हम यदि बैठे होते तो हम तो मार के आते थे, चांस पे डांस। यस, कई लोगों की आदत होती है ऐसा, पर कई बार फंस भी जाते हैं। वो कैसे फंस कैसे जाते हैं मैं बताता हूं। अब मान के चलो ये बस को ऐसे टर्न मारना है, तो जाहिर सी बात है ये वाला इधर को धक्का मार सकता है, ये वाला भी इधर को धक्का मार सकता है, पता भी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद भी उधर जाएगा। लेकिन महानुभावों, ऐसा हो जाए कि टर्न ये साइड हो रहा हो, मतलब बस उधर मुड़ रही है और पता लगा आपने इसको धक्का मार दिया ऐसे, वो आपको कान के नीचे खींच के मारेगा। क्यों? अबे जब बस इधर मुड़ रही है तो ये वाला इधर की तरफ फिकाएगा, तो तुम भी इधर फिकाए जाने चाहिए थे, तुमने उल्टा फिका दिया उसको। ऐसे नहीं चलता है। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? श्योर है? ओके। तो ये अब यहां पर बताओ फिर ये फोर्स आया कहां से? कहीं ना कहीं से तो आया होगा ना ये फोर्स।
कहां से आया कैसे आया कुछ पता ही नहीं लगा, कहां से आया कैसे आया कुछ पता ही नहीं लगा इस फोर्स के बारे में। इस फोर्स को यहां पर नाम दिया गया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेसिकली ये कहानी जो है वो है इनर्शिया से रिलेटेड है। ये कहानी किससे रिलेटेड है? इनर्शिया। आपने इनर्शिया वर्ड सुना होगा। इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि भैया आपको यदि ये करना है, क्या बोलते हैं, यदि आप एक ऑब्जेक्ट हैं और आप यदि रेस्ट पर हैं तो आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो जाएगा। यदि आप उसे चलाना चाहते हैं, रेस्ट में रखी हुई वस्तु को यदि आप चलाना चाहते हैं तो यहां पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट काम करता है और वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहता है कि भैया मैं तुम्हें चलने नहीं दूंगा। तो इसीलिए कहा जाता है किसी भी रुकी हुई वस्तु को चलाना ज्यादा डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू चलती हुई वस्तु की स्पीड को बढ़ाना। ऐसे ही इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। तो इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होता है कि चलती हुई वस्तु की स्पीड को बढ़ाना। तो भैया वो ऑब्जेक्ट क्या चाहता है कि भैया जिस रफ्तार से चल रहा है उसी रफ्तार पे वो चलता रहे, वो नहीं चाहता है कि आप उसमें छेड़छाड़ करो। ऐसे ही होता है कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, मतलब क्या है, यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी डायरेक्शन में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में चलते रहना चाहता है, वो नहीं चाहता है कि उसकी डायरेक्शन बदले। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का यहाँ पर पॉइंट आता है। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि हम लोग जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की जो बात करते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में यही कहानी सबसे क्या बोलते हैं आड़े आती है। यही चीजें होती हैं कि हम लोग थोड़ा सा समझें कैसे हो रहा है कि कार जब घूम रही है, कार जो घूम रही है, अचानक से जब उसने टर्न मारा तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वी हैव एक्सपीरियंस अ सडन पुश इन आउटवर्ड डायरेक्शन, इन आउटवर्ड डायरेक्शन। इसलिए मैं पहले से बोल रहा हूं आउटवर्ड डायरेक्शन, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन नहीं रहे। बेसिकली ये क्या हो रहा है, ये क्यों आता है, तो ये आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। बेसिकली यहां पर यही बात है कि यदि हम लोग यहां पर इस फ्रेम में आके खड़े होकर देखें, इस फ्रेम में आके देखें, यदि इस बस में आके हम लोग दूसरे को पैसेंजर को यदि देखने की कोशिश करें तो आपके और उसके बीच में तो कोई फोर्स है ही नहीं ना। कई लोग बोलेंगे सर है ना, हमारा मास है उसका मास है, हम दोनों के बीच में कुछ दूरी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है। यस है, उसको थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए। हम क्या कह रहे हैं कि आपके और उसके बीच में तो कोई मोशन है, कोई ये नहीं है। मतलब आपके लिए, आप भी उसी बस में सवार हैं और आपका पैसेंजर भी, आपका को पैसेंजर भी उसी बस में सवार है, तो आपके दोनों के बीच की दूरी तो हमेशा सेम रहेगी। तो मतलब आपके लिए तो वो रेस्ट पर है, लेकिन बाहर से बैठे हुए किसी व्यक्ति को यदि देखेगा तो उसको लगेगा कि यार ये तो बाहर की तरफ गिरे हैं, मतलब उस पर फोर्स लगा है, लेकिन आप देख रहे हैं कि कोई फोर्स तो नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि नाउ यू आर इन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, इस बात को टैकल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक शूडो फोर्स की कल्पना करते हैं, और वही शूडो फोर्स यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो सर्कुलर मोशन में आता है। जो कहां पर आता है, सर्कुलर मोशन में आता है। ठीक है, यस और नो। बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो रियली कोई एक्ट नहीं करता है, रियल में नहीं होता है, बट ये आता है बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण। ये किसके कारण आता है, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण आता है, इसीलिए इसे शूडो फोर्स बोला जाता है। और ये जो शूडो फोर्स है ये सर्कुलर मोशन में ही होता है, और इसी के कारण सर्कुलर मोशन के अंदर में आपको एफ नेट बराबर एम ए लगाना है, क्योंकि आपको मालूम है सर्कुलर मोशन तो अभी कौन सी हो गई, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी हो गई। तो इसको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को वैलिड बनाने के लिए हम लोग यहां पर हमेशा एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करते हैं, और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है इट इज डायरेक्टेड इन आउटवर्ड डायरेक्शन, ये बाहर की दिशा में कार्य करता है। और इसका जो मैग्नीट्यूड वगैरह होता है, तो भैया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यदि आपने लगाया तो इसका भी मैग्नीट्यूड mv² होगा। वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो आप इसे mv² इंटू आर कैप लिख दीजिए, या फिर आप इसे m⍵² लिख दीजिए, या आप इसे m⍵² वेक्टर लिख दीजिए। यहां पर ध्यान दीजिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो डायरेक्शन है वो रेडियस वेक्टर की तरह ही होती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो अब यहां पर सवाल उठता है, कई बार बच्चों के मन में सवाल उठ रहा होता है कि सर जब हम लोग न्यूमेरिकल करें तो हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स लगाएं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाएं। तो इस सबका एक ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन ये है कि ऑलवेज कंसीडर अ फोर्स m⍵² या mv² इन आउटवर्ड डायरेक्शन। मतलब आपको हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के सवाल सॉल्व करने हैं, आपका सवाल गलत नहीं होगा। मतलब या तो m⍵² इंटू आर या mv²/r ऐसा फोर्स बाहर ढकेल दीजिए, आपका सवाल अपने आप सही हो जाएगा। क्लियर है? इसमें कुछ बातें जो हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं, जैसे पॉइंट इसमें लिखे थे वैसे कुछ इसमें पॉइंट लिखने की कोशिश करें, ये तो एग्जाम्पल है।
इससे पहले कुछ पॉइंट लिखे थे क्या? हाँ, तो देखो इसमें बोला था इट इज रियल फोर्स, तो उसमें क्या है, स्यूडो फोर्स होगा। इसकी डायरेक्शन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगी, जाहिर सी बात है। देखो पॉइंट लिखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, बोलो। पहला पॉइंट आएगा, एक काम करता हूं कलर बदलता हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पहला पॉइंट क्या आएगा कि भैया इट इज स्यूडो फोर्स। सेंट्रीपिटल रियल था, यहां पर क्या आ जाएगा, स्यूडो फोर्स आएगा। अच्छा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में भी लिखेंगे, डायरेक्शन अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होती है। क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण सर्कुलर मोशन हो रही है, सर्कुलर मोशन हुई इसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आया है। बात समझ में आ रही है, एसोलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाने के कारण, नहीं तो पता लगा वो पॉइंट वापस से लिख दिया यहां पर। तीसरा, हाँ तीसरा पॉइंट यहां पर लिखेंगे, इट एक्ट्स अलोंग द रेडियस एंड डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। और चौथा पॉइंट, इट डज नो वर्क, भैया इसमें भी कोई कार्य नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है 90 डिग्री, तो वही सेम कहानी है। और इसमें ये रियल था, इसकी जगह ये स्यूडो था, बस यही 4 पॉइंट है। अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है ना, जब एग्जामिनर जब एग्जाम्पल पूछता है ना, तो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दो ऑप्शंस होते हैं और उसमें बच्चे को सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा एग्जाम्पल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण चल रहा है और कौन सा एग्जाम्पल सेंट्रीपिटल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब जैसे पहला एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, व्हेन वी ट्रैवल, अब मैं इतना बड़ा लिखूं कि बोल दूं बस, देखो बेटा समय समाप्त हो रहा है, मैं लिख नहीं रहा हूं, मैं बोलते जा रहा हूं, एग्जांपल्स को नोट डाउन करना। जब हम लोग किसी कार में ट्रेवल कर रहे हैं और कार अचानक से टर्न लेती है, तो हम लोग बाहर की तरफ फिकाते हैं, किसके कारण हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हो रहा है। मान के चलो आपने एक बकेट में पानी भर लिया, ठीक है, आपने एक बकेट के अंदर में पानी भर लिया और बकेट को ऐसे घुमा रहे हैं और बकेट में से पानी नहीं गिर रहा है, किस फोर्स के कारण, सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। सेंट्रीपिटल फोर्स तो बेटा उसे सर्कल में घुमा रहा है, लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो बाहर की तरफ लग रहा है। हर बार सोचिए, ये बकेट है, ये ठीक है, ये ऐसे यहां पर बकेट है, यहां पर बकेट ऐसे आएगी, यहां पर बकेट ऐसे आएगी और यहां पर बकेट ऐसे आएगी, बराबर है। अब जब बकेट ऊपर है तो पानी तो नीचे गिर जाना चाहिए था, क्योंकि ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो इसे नीचे नहीं गिरने दे रहा है। बात समझ में आ रही है, यस और नो। ये सेकंड एग्जांपल हो गया। मान के चलो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कुछ भी हम लोग और भी कोई एग्जांपल घूमने से रिलेटेड आप बोल सकते हैं। एक और एग्जांपल बहुत ही फेमस एग्जांपल है, आपको मालूम है धरती जो है वो किनारों पर चपटी है और बीच में से बाहर निकली तरी है, उसको क्या बोलते हैं, अर्थ इज फ्लैटन्ड एट द पोल्स एंड बल्जिंग आउट एट द सेंटर, ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में, बराबर ना। आई एम राइट, एम आई राइट, आई एम राइट, आई एम राइट, ठीक है चलो। हाँ, तो धरती किनारों, किनार नहीं यार, इसको क्या बोलते हैं, पोल, पोल पे चपटी है, फ्लैटन एट द पोल्स एंड बल्जिंग आउट एट द सेंटर। वो क्यों हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्यों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहां से आया सर, तो धरती के ऊपर कोर के अंदर ऐसे इनर कोर के अंदर मेंटल क्या है, मेंटल एक मेटल ही तो है। ये आपने सियाल सीमा वगैरह सुना होगा, ज्योग्राफी पे हम लोग बातें नहीं करनी है, बट अंदर का जो कोर के अंदर में जो मेंटल है वो ऐसे लगातार सर्कल में घूमे जा रहा है, तो उसने धरती को बीच में से क्या कर दिया, वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ऊपर थोड़ी बाहर निकल रहा है, बाहर तो ऐसे निकलेगा, अरे भैया ये धरती है ऐसे, ठीक है, तो अंदर का जो मेंटल है वो ऐसे 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 घूम रहा है, तो ये बाहर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, तो इससे कारण धरती क्या हो गई, थोड़ी सी बीच में से मोटी हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, यस और नो। अच्छा, आपके वॉशिंग मशीन में जो कपड़े सूखते हैं, कपड़े सुखाने वाले को क्या बोलते हैं, ड्रायर, है ना। तो वॉशिंग मशीन में जो कपड़े सूखते हैं वो किसके कारण सूखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। क्यों, क्योंकि देखो जब वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है, ऐसा बर्तन होता है, इसमें यहाँ पे ना परफोरेटेड होल बोलते हैं उसको, परफोरेटेड ऐसे होल्स होते हैं वॉशिंग मशीन के ड्रायर के अंदर में, यदि आपने देखे हो तो ये जब घूमता है तो कपड़ों में से पानी की जो बूंदें हैं वो ऐसे बाहर की तरफ फिकाई जाती हैं ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इस बात को ध्यान रखना, वॉशिंग मशीन में कपड़ों का सूखना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे देखो दूध से पहले दही बनता है, दूध से दही बनता है, वो कौन सा कीड़ा होता है ना, कीड़ा नहीं यार, क्या बोलते हैं तुम लोग उसको, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बोलते हैं ना, क्या यार नाम, सैलिसिलिस कुछ तो भी नाम होता है, मतलब आई डोंट नो नाम वगैरह, आप जानते हैं, बायो के स्टूडेंट है तो वहां से दूध से दही बन गया। अब दही से बनती है छाछ
और छाछ से घी निकालते हैं ना, शायद ऐसा ही करते हैं। तो क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? मथना। मथना मतलब इंग्लिश में बोलेंगे मंचिंग, वॉट एवर इट बी। कुल मिला के कहानी ये है कि छाछ को घुमा घुमा के वो क्या बोलते हैं, ऐसे आता है देखो, ऐसे ऐसे करते हैं यार, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो भी होता है ऐसे रब, वो एक डंडे का होता है, नीचे ऐसे लगा रहता है, उसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं, ठीक है। तो वो दही से तो लस्सी बन जाएगी, लेकिन हम लोगों को यदि घी निकालना है तो छाछ को ऐसे ऐसे मथते हैं, तो उससे घी निकलता है, तो वो मक्खन ऐसे, मक्खन जैसा, वो लोनी जैसा ऐसा व्हाइट व्हाइट कलर का वैसे बाहर निकलता है। तो देखो सोचो, बाहर निकल रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होना चाहिए। और इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेसिस पर तो एक डिवाइस भी है जिसे सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल, एग्जामिनर क्या पूछता है, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि यहां सेंट्रीपिटल लग रहा है कि सेंट्रीफ्यूगल लग रहा है। तो बस आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि यहां से कोई चीज बाहर निकल रही है कि अंदर घुस रही है। बाहर निकल रही है मतलब सेंट्रीफ्यूगल है, कपड़ा सूखा सेंट्रीफ्यूगल। और क्या बोलते हैं, ये जो सेंट्रीफ्यूज जो डिवाइस की मैं बात कर रहा हूं, उसके अंदर में क्या होता है, उसके अंदर में क्या होता है कि जैसे मान के चलो जैसे पानी वगैरह लिक्विड लिया, उसके अंदर में कुछ मिट्टी विट्टी मिल गई, तो उसे ऐसे जोर जोर से ऐसे सेंट्रीफ्यूज के अंदर में घुमाते हैं, तो क्या होता है, पानी ऊपर और वो हैवी पार्टिकल्स बाहर की तरफ चले जाते हैं। क्यों? उनका मास ज्यादा है, तो ज्यादा मास है तो ज्यादा फोर्स लगेगा, तो वो बाहर की तरफ फेंकाए जाएंगे। अरे क्लियर हुआ? श्योर हैं? सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो अब हम लोगों को कुछ सवाल करने हैं, और सवालों के साथ में ही अगला जो टॉपिक होगा वो दैट विल बी द बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारा थियोरिटिकल हिस्सा किया था, तो उसे रिकॉल कर पाना संभव नहीं है, तो इसलिए आज के लेक्चर में रिवीजन आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पहले तो मैंने 4 सवाल करवाए, न्यूमेरिकल करवाए, न्यूमेरिकल के बाद में ये सिर्फ थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट किया है, कोई डेरिवेशन किया नहीं है। डेरिवेशन किया होता तो मैं उसे रिकॉल भी करवा देता, ठीक है। सो आज के लिए बेटा हम लोगों को बस इंपॉर्टेंट बात कह दी मैं बोलूं तो सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल अंदर लगता है, रियल होता है mv² या m ओमेगा स्क्वायर r, या वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो -mv² इंटू आर कैप या -m ओमेगा स्क्वायर r वेक्टर, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी फोर्स टू मेंटेन द सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगी। और ये सारे कुछ पॉइंट हो गए। एग्जांपल, पत्थर को रस्सी से बांधा, उसको घुमाया, धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है, चंद्रमा धरती के चारों तरफ घूमता है, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बात बेसिक एग्जांपल हो गए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसा फोर्स है जो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कारण आ रहा है, मतलब पार्टिकल सर्कल में घूम लिया, पार्टिकल सर्कल में घूमा मतलब यहां पर एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस जनरेट हुआ, इसके कारण यहां पर जो फोर्स आया वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। इट इज अ स्यूडो फोर्स, और स्यूडो फोर्स है तो मैग्नीट्यूड वगैरह वही mv² वगैरह है। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा के न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, बहुत ही इजीली यहां पर आपका एग्जांपल सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए